प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, हम लोगों ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 के 10 खंडों तक पढ़ा था। इन 10 खंडों में हमने विभिन्न चीज़ों को देखा था, समझा था। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आई होंगी। थोड़ा सा भाषा कठिन है या नई है आपके लिए, उसे देखेंगे हम लोग, समझेंगे। प्रश्नों को देखने से ज़्यादा बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे। आइए हम उससे आगे चलते हैं। धारा 11 पर देखते हैं क्या कहा गया है। धारा 11 में कहा गया है सद्भाव पूर्वक। ये परीक्षा का क्वेश्चन भी रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। सद्भाव पूर्वक क्या कहा गया? सद्भाव पूर्वक से क्या मतलब है? सद्भाव पूर्वक की गई या विश्वास की गई कही जाती है, नहीं कही जाती है, जो सम्यक सतर्कता या ध्यान के बिना की गई है। क्या कहा जा रहा है? कोई चीज अगर सद्भाव पूर्वक है तो सद्भाव पूर्वक के लिए जरूरी है, कहा जाए, नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ विच इज डन, और बिलीव विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्या कहा जा रहा है, इसके ध्यान दीजिएगा कि अगर इसके ड्यू केयर और अटेंशन के बिना है कोई चीज तो उसकी बात की जा रही है, यानी सतर्कता नहीं बरती गई। अगर सतर्कता नहीं बरती जा रही है, सम्यक सतर्कता, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में कहा गया है सम्यक सतर्कता नहीं बरती गई है, तो उन बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सद्भाव पूर्वक का अगर हम अर्थ देखें, भाव पूर्वक, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सद माने हैं अच्छा और भाव माने है विचार, और पूर्वक माने होता है के साथ, यानी अच्छे विचार के साथ अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे सद्भाव पूर्वक कहा जाता है। ये बात कही गई। लेकिन उस सद्भाव पूर्वक में जो शब्द जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा, सम्यक सतर्कता और ध्यान के बिना की गई या विश्वास की गई हो, तभी हम मानेंगे। जब सम्यक सतर्कता रखी गई हो, सतर्कता माने होती है केयर करना, चीज़ों के बारे में समझना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, सब सोच समझ के किया गया हो। इस संदर्भ में एक केस भी है जिसका जिक्र मैं अक्सर कक्षाओं में करता हूं, ध्यान दीजिएगा। सुकरू कविराज का मामला। सुकरू कविराज का मामला, इस मामले में कहा गया था कि सुकरू कविराज एक नाऊ है, नाऊ, और इसने क्या किया कि ये सेविंग का काम करता था, लेकिन इसने पाइल्स का ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाइल्स माने बवासीर कहते हैं सामान्य ढंग से, और इसने जमींदारों की पाइल्स के ऑपरेशन किए। उसी में एक की मृत्यु हो गई और इसे इस मृत्यु के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मृत्युदंड दिया। फिर आगे हाई कोर्ट में गया मैटर, तो ये कंटिन्यू रहा। फिर ये प्रिवी काउंसिल में मैटर गया, प्रिवी काउंसिल, तो वहां इसी बात पर चर्चा हुई कि जो कार्य किया गया है वो सद्भाव पूर्वक है कि नहीं। यानी उसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो कोई भाव बुरा नहीं था, मैं तो अच्छे भाव से किया था, जमींदार लोगों के डर की वजह से किया था, लेकिन मेरा अपना भाव अच्छा था, मैं किसी की मृत्यु नहीं करना चाहता था, लेकिन पता नहीं किस कारण से इंजरी हो गई और उस व्यक्ति की ब्लीडिंग की वजह से मृत्यु हो गई। तो ऐसे में प्रिवी काउंसिल ने इनसे पूछा था कि आर यू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, डू यू हैव एमबीबीएस डिग्री? इन्होंने कहा साहब मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है और मैं कोई इस तरह काम नहीं करता, मैं नाऊ हूँ, घर घर जाकर के दाढ़ी बाल बनाता हूँ, बहुत पुरानी बात है। इस पर प्रिवी काउंसिल ने इन पर जुर्माना लगाया और इन्हें पहली बार चूंकि मामला आया था, इसमें एक निर्णय दिया गया और कहा गया कि विषय विशेषज्ञ, ध्यान दीजिएगा, विषय विशेषज्ञ के द्वारा किए गए कार्य को ही सद्भाव पूर्वक माना जाएगा, पूर्वक माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यानी क्या कहा गया? विषय विशेषज्ञ के द्वारा किए गए कार्य को ही सद्भाव पूर्वक माना जाएगा। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो माना जाएगा कि उसने पूरी विशेषज्ञता का ध्यान रखा है, उसने हर चीज को ध्यान में रख करके ऑपरेशन किया है। किसी वकील ने मुकदमे में पैरवी की है तो ये माना जाएगा कि उसे कानून की जानकारी है, उसने पूरी मेहनत से अपना काम किया है। हारना जीतना एक अलग विषय है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कोई अकाउंट्स को मेंटेन किया है तो ये माना जाएगा कि उसने सद्भाव में काम किया है, पूरी तरीके से सावधानियों को बरता है, पूरी तरीके से सतर्कता को बरता है, ध्यान को रखा है, तभी जाकर के ऐसा काम किया है। तो आपको सद्भाव पूर्वक याद करना है। धारा 211 में है, पुरानी धारा 52 में था ये। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में धारा 52 था। तो याद रखना है कि हमारी पुरानी धारा में धारा 52 थी और वर्तमान धारा हमारी कहाँ हो गई है, धारा 11 हो गई है। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। सद्भाव पूर्वक कहाँ बताया गया है, तो धारा 2 खंड हम कहेंगे 11 में है। अब अगली परिभाषा हमारी आती है सरकार। इस पूरे कानून में जब भी सरकार शब्द आएगा तो उसका क्या अर्थ होगा, ये ध्यान देना है। सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है केंद्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार। यानी भारत जैसे कहते हैं, अगर हम आर्टिकल 1 देखें, अनुच्छेद 1 देखें, तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राज्य के अस्तित्व को आपने देखा, तो यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट। इन दोनों के बारे में तो जब भी सरकार की बात आएगी तो उसका मतलब है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो कानून में जब भी इनका जिक्र होगा इस बात को हमें ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए कि सरकार कहाँ बताया गया है, तो धारा 2 खंड 12 में बताया गया है। और पूछा जाए सरकार से तात्पर्य किससे है, तो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? एक एक चीज को देखिएगा, बहुत आसानी से हम लोग पढ़ रहे हैं, एक एक बात को देख के चल रहे हैं। अब अगली धारा है संश्रय। नया शब्द आपके सामने लिख रहा होगा, संश्रय। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं हार्बर। क्या है संश्रय, से देखिएगा धारा क्या कहती है, फिर मैं आसानी समझाऊं आपको। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद या वाहन के साधन देना, या किन्हीं साधनों से, चाहे वे उसी प्रकार के हों या नहीं जिस प्रकार के इस खंड में प्रगणित हैं, किसी भी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। हार्बर। अब देखिए, संश्रय माने किसी को सामान्य ढंग से देखिए आश्रय, ये मानिए आप, आश्रय देना, आश्रय। और ये आश्रय किसको? खास तौर से उस व्यक्ति को जिसे कानून की नजर में हम कहें अपराधी है या दोषी है या आरोपी है। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे हम क्या कर रहे हैं? संश्रय दे रहे हैं। इस संश्रय के अंतर्गत क्या चीजें हैं? हम उसे आश्रय दे रहे हैं, उसे रुका रहे हैं, अपने घर पे खाना खिला रहे हैं, उसे पानी पिला रहे हैं, उसे धन दे रहे हैं, उसे वस्त्र दे रहे हैं, उसे हथियार दे रहे हैं, गोला बारूद दे रहे हैं, या कोई वाहन दे रहे हैं जिससे वो कहीं जा आ सके। इस तरह की बातें अगर हम करते हैं, और क्यों करते हैं कि व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए करना आता है। यानी उस व्यक्ति की जिसकी हम सहायता करते हैं उसे किसी द्वारा, पुलिस द्वारा पकड़ा ना जा सके, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे संश्रय, हार्बर या हार्बरिंग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इसे अपराध माना गया है, ये अपने आप में एक अपराध है। ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं प्रदान करना यह अपराध है। आप अक्सर देखते होंगे जम्मू एंड कश्मीर में पहले ऐसी घटनाएं होती थी कि तमाम आतंकवादी लोगों के घरों में घुस जाते थे और फिर कुछ तो दबाव बना करके, और कुछ लोगों को लोग बाग संश्रय देते थे, कुछ को तो दबाव बनाया जाता था, वो लोग बंदूकें दिखा करके रुकते थे, और कुछ को क्या होता था कि कुछ को बुलाते थे कि हाँ आप हमारे यहाँ स्टे करिए। तो ऐसे लोग जो है ये काम जो करते थे उसे कहते हैं संश्रय। तो पूछा जाए संश्रय कहाँ है, तो धारा 2 खंड 13 में है। ठीक है, और संश्रय के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी? किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन देना, पेय देना, धन देना, वस्त्र देना, वाहन देना, गोला बारूद देना, ये सभी चीजें उसके लिए आती हैं। और किस लिए? ताकि उसे पकड़ा ना जा सके। क्लियर हो रहा है? तो इसे ध्यान दीजिएगा, एक एक परिभाषा को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, और ऐसे ही प्रश्न आपके सामने आएंगे तब बेहतर तरीके से आप समझेंगे। जब धाराएं कुछ कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं एक टेस्ट पेपर लाऊंगा, उस टेस्ट पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। ऑनलाइन कोर्स एक हमारा चल रहा है यूपीएसआई के स्पेशल के लिए, और उसमें कंप्लीट कोर्स चल रहा है जिसमें पूरा मूल विधि, संविधान, जीएस, इसके अलावा मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाएगा। उसमें टेस्ट सीरीज का पोर्टल भी दिया जा रहा है। न केवल उत्तर प्रदेश के एग्जाम आपको मिलेंगे, आपको मध्य प्रदेश के, बिहार के, अन्य राज्यों के एग्जाम भी मिलेंगे। यूपीएसआई के अलावा यूपीपी के भी टेस्ट आपको मिलेंगे। हजारों टेस्ट हैं
और मुझे लगता है कि शायद हमारे अलावा और कोई लोग नहीं दे रहे हैं, तो अपने कोर्सेज के साथ हम उसको आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस भी कर सकें, नए तरीके से तैयारी कर सकें, जिसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज टेस्ट भी अवेलेबल हैं, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, क्विज अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज की जो वेबसाइट है, आप उसमें चले जाइए, उसमें जाकर देखेंगे तो टेस्ट सीरीज का एक पूरा पोर्टल पड़ा हुआ है। आइए फिलहाल बात कर रहे थे धारा 2 खंड 14 के बारे में। क्षति क्या है, इंजरी पूछा जाए, क्षति शब्द जब भी प्रयोग होगा उसका क्या मतलब होगा, तो कहा गया क्षति से तात्पर्य कोई अपहानि है, कोई अपहानि मीन्स एनी हार्म, एनी हार्म whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation और property। यानी किसी प्रकार की हानि है, किसी प्रकार का नुकसान है जो किसी व्यक्ति के शरीर, ध्यान दीजिएगा, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से, इलीगली रूप से कारित की गई है। यानी क्षति से तात्पर्य एक ऐसे क्रियाकलाप से है, एक ऐसे नुकसान से है जो किसी व्यक्ति के क्या कर रहा हो, शरीर को क्षति पहुंचाए, क्षति को नुकसान करे, उसके मन को, उसकी आत्मा को कष्ट पहुंचाए, या उसकी ख्याति, प्रतिष्ठा को, सम्मान को क्षति पहुंचाए, या उसकी संपत्ति को पहुंचाए। और ये सब काम जो हो रहा है वो इलीगल हो, क्या कहा गया है, इलीगली कॉज्ड, ठीक है ना, हार्म वॉट एवर इलीगली कॉस्ट, ठीक है, जो अवैध रूप से किया जाता है, ऐसे कार्य को क्या कहते हैं, हम क्षति कहते हैं, जो कहां पर है, धारा 2 खंड 14 में। क्वेश्चन बनता है आपसे कि क्षति कहां परिभाषित है, उत्तर हो जाएगा धारा 2 खंड 14 में हो जाएगा। क्षति से तात्पर्य क्या है, ऑप्शन कई दे देंगे, किसी व्यक्ति को अवैध रूप से, ऑप्शन ए शरीर और उसके मन को क्षति पहुंचाना, ऑप्शन बी उसकी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ऑप्शन सी उसके ख्याति को क्षति पहुंचाना, ऑप्शन डी ए बी सी तीनों सही हैं, तो उत्तर हो जाएगा ए बी सी तीनों सही हैं। तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिएगा, ये बहुत सामान्य प्रश्न है, बीएनएस की स्टार्टिंग की धाराओं से क्वेश्चन है, हो सकता है अंदर से घुस के ना पूछे, बाहर ही क्वेश्चन आ जाए आपके, तो उस समय के लिए भी रेडी रहना है। और अगर कोई व्यक्ति कहता है ये नहीं आएगा, तो ये गलतफहमी आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपके कोर्स में किताब है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, हम पर और आप पर डिपेंड नहीं करता। इसलिए हमें एक थॉरो स्टडी करना चाहिए, एक अच्छी पढ़ाई पढ़ना चाहिए, ताकि जहां से भी जो आएगा हम उसके लिए तैयार हैं। हमें एक एक क्वेश्चन सही करना है, एक एक नंबर बढ़ाना है। आइए फिलहाल आगे देखते हैं। अब धारा 2 खंड 15 में क्या कहा गया, अवैध और करने के लिए वैध रूप से आबद्ध, इलीगल एंड लीगली बाउंड टू डू, दो चीजें हैं। इलीगल शब्द का प्रयोग किया गया है और लीगली बाउंड टू डू, यानी किसी कार्य को वैध रूप से करने के लिए आबद्ध होना, यानी प्रतिबद्ध होना, और जो अवैध है उसके बारे में। तो अब देखें यहां पर अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है, क्या कह रहे हैं, अवैध शब्द प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध हो, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती हो। तीन बातें आपके सामने आई, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक बात आपकी आई क्या, कि जो अपराध हो, पहली बात, या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, यानी जो कानून द्वारा मना किया गया हो काम, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है, यानी सिविल कार्यवाही को करने के लिए जो बेस बनाती है। ऐसी तीन में से कोई चीज है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो अवैध है। ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन आपसे बन सकता है अवैध के संदर्भ में, तो वहां कह सकते हैं कि अवैध माने अपराध, कोई भी कार्य अवैध माना जाएगा यानी वो अपराध है। दूसरा कह सकते हैं कि विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, अगेंस्ट लॉ है, ठीक है। तीसरा सिविल कार्यवाही का आधार उत्पन्न करता है। तो ये सारी चीजें क्या है, अवैध को डिफाइन करने का काम करती हैं। दूसरे शब्द के बारे में क्या कहा, करने के लिए वैध रूप से आबद्ध। तो क्या कहा गया, और कोई व्यक्ति उस बात को करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल भाषा आपके लिए हो गई कि लोप करना उसके लिए अवैध है। यानी देखिए, अगर हम कहते हैं कि हेलमेट लगाना चाहिए, आप बाइक से जाते हैं, हेलमेट लगाना चाहिए, कानून भी इस संदर्भ में बना है, कहा गया है कि हेलमेट लगा के चले। लेकिन कोई व्यक्ति क्या करता है, हेलमेट नहीं लगाता,
तो क्या कहा गया है कि करने के लिए वैध रूप से आबद्ध कहा जाता है जिसका लोप करना उसके लिए अवैध है। यानी हेलमेट लगाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं लगाते हैं, तो ये कार्य क्या हो जाएगा, अवैध कार्य मान लिया जाएगा। यानी जिन चीजों को करने के लिए कहा जाता है, जब आप उनको नहीं करते हैं तो कहते हैं कि आप उस चीज का लोप कर रहे हैं, ओमिशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को भी अपराध माना जाता है। तो ध्यान रखना है कि कुछ चीजें जो करने के लिए कही जाती हैं उन्हें करना है, जो चीजें नहीं करने के लिए कही जाती हैं उन्हें नहीं करना है, ठीक है ना। तो किसी कार्य को करने से या कार्य को ना करने से दोनों परिस्थितियों में अपराध का गठन होता है। हम लोग धारा 2 खंड 24 में इस बात को पढ़ेंगे कि अपराध क्या है, तब आप इस बात को और देखेंगे, समझेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पर आपको बताया कि अवैध और करने के लिए वैध रूप से अवैध क्या है। ये बात कहाँ बताई गई, धारा 2 खंड 15 में बताई गई है। और किन बातों को हम अवैध कहते हैं तो अवैध के संदर्भ में हमने आपको बता दिया है। आगे चलिए, अब आपके सामने अगली परिभाषा है धारा 2 खंड 16 न्यायाधीश। अभी हमने न्यायालय पढ़ा था, न्यायालय में हमने देखा था कि न्यायालय क्या है। फिर अब हम आज पढ़ रहे हैं न्यायाधीश। न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति आता है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है, इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी आता है। अब ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, इस चीज को समझिएगा। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे, 2 खंड और इसके होंगे। तो न्यायाधीश के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो आधिकारिक तौर पर न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है। न्यायाधीश माने क्या, जो न्याय करने में सक्षम हो। न्याय करने में कौन सक्षम होगा, जिसे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया होगा। अब उसकी प्रोसीडिंग से हमने आपको बताया था, पहले भी कल भी कहा था, पीसीएसजे के माध्यम से, एचजेएस के माध्यम से, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होते हैं। तो उन व्यक्तियों को जो विधि की ज्ञान रखते हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, उनको एक प्रक्रिया के माध्यम से न्यायाधीश बनाया जाता है। जब वो न्यायाधीश बनते हैं तो उसका मतलब उन्हें विधिक शक्ति प्रदान की जाती है, उन्हें वो शक्ति होती है कि वो न्याय कर सके। आइए ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब इसमें कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति भी आता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या दांडिक, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। अब इस भाषा को देखने से बहुत कठिन कठिन सी भाषा लगती है, लेकिन है नहीं कठिन। इनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति है जो किसी विधिक कार्यवाही में, किसी लीगल एक्टिविटी में, लीगल कार्यवाही की बात कर रहे हैं, अगर वो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वो सिविल कार्यवाही हो, ध्यान दीजिएगा, चाहे वो सिविल कार्यवाही हो, सिविल मामला हो, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो, जहां पर अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसने दिया है, उसके बाद अगर कोई कहीं पर अपील ना की जाए तो फाइनल हो जाए। यानी अगर एक जज ने कोई निर्णय दे दिया और उसकी अपील अगर नहीं हुई है तो वही फाइनल हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश कहा जाता है। भाई सिविल जज जूनियर डिवीजन है, उसने निर्णय दिया, कहीं कोई अपील में ही नहीं गया तो वही फाइनल हो गया, है ना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, उसने कोई निर्णय दिया, हाई कोर्ट अपील में नहीं गए तो वही फाइनल हो गया। तो यही बात वो कह रहे हैं कि अगर वो किसी मामले में निर्णय देते हैं, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो आपराधिक हो, और अगर उसकी अपील नहीं होती है तो वो फाइनल माना जाए, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, हम न्यायाधीश कहेंगे, ठीक है। तो ये बात यहां पर, या कोई किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए। अगर हम अपील में जाते हैं, मान लो हम हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया निर्णय, ठीक है, मैथुडंड दिया है, सही है, मैथुडंड फाइनल कर दिया, यानी पुष्ट कर दिया, तो वो व्यक्ति जिसने पहले निर्णय दिया था वो भी न्यायाधीश कहलाएगा। अंतिम वाला तो न्यायाधीश है ही, क्योंकि हायर कोर्ट में हम चले गए हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है, चाहे सिविल मैटर हो, ध्यान दीजिएगा, और चाहे क्रिमिनल मैटर हो, इन दोनों मामलों में जो व्यक्ति कोई निर्णय देता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यायाधीश कहते हैं। एक सामान्य परिभाषा। तो इसकी परिभाषा को हमने देखा, हमने समझा। हमने क्या समझा, एक प्रश्न तो आपका यही बनता है कि ये न्यायाधीश कहाँ बताया गया है, तो धारा 2 खंड 16 में बताया गया। ये आप रट लीजिएगा। बाकी इस बात को जब सुनते रहेंगे तो आपको याद रहेगी, ऑप्शन आएंगे। अभी जब मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको बहुत तेजी से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो आपको लग रहा होगा क्या पढ़ाया जा रहा है या क्या चीज़ें हैं। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा दिमाग में उलझन हो सकती है कि अरे क्या परिभाषा आ रही है, लेकिन आप जान लें कानून में जो लिखा है वही मान्य है। आपकी हमारी मन की इच्छाएं नहीं है। अब तो न्याय की देवी की आंख में पट्टी भी नहीं है, संविधान है।
यानी सब कुछ देख रही हैं, सब कुछ समझ रही हैं और कानून के हिसाब से कार्य हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। हम लोगों ने यहां पर पहले खंड को देख लिया। दूसरा खंड कहते हैं जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। यानी जो क्रिमिनल और सिविल मैटर में जो निर्णय दे रहा है, यदि ऐसे व्यक्ति को विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली एम्पावर्ड बाय लॉ, विधि द्वारा सशक्त। जब किसी व्यक्ति को विधि द्वारा सशक्त किया जाता है तो सशक्त करने का मतलब क्या है? जब हम उसकी परीक्षा लेते हैं, प्री लेते हैं, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, फिर इसके बाद JTRI में ट्रेनिंग होती है, फिर इसके बाद पोस्टिंग होती है, तो ये क्या हुआ रहा है? ये पूरी की पूरी इसको क्षमता प्रदान की जा रही है। इसमें एक प्रमाण पत्र जारी होता है कि आप न्यायाधीश के रूप में कार्य करें, एक सर्टिफिकेट जारी होता है। जैसे आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, मान लीजिए हम आपको कहें कि आप सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपने UPSI की परीक्षा पास कर ली, ठीक है, आपने एग्जाम पास किया, तो आप दरोगा थोड़ी हो गए। आप सोचो एग्जाम पास करके दरोगा हो गए, ऐसा नहीं है। एग्जाम पास करने के बाद आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, फिजिकल के बाद आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट फिजिकल और मेडिकल होगा, और इसके बाद फाइनल मेरिट बनकर आएगी। फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में भी आप एक कैडेट हैं, आप दरोगा नहीं है। आप अगर गलतफहमी में है कि हम सीधे भर्ती हुए परीक्षा पास के दरोगा होगा, ऐसा नहीं है, आप अभी कैडेट हैं। जब आप इससे ऊपर जाएंगे, यानी जब आप उस पूरी ट्रेनिंग को पास करेंगे और फिर जब आपकी पासिंग आउट परेड होगी, POP होगी, इसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसमें लिखा होगा कि आपको उप निरीक्षक के पद पर तैनात किया जाता है। ये सर्टिफिकेट ही बताता है कि यू आर अ सब इंस्पेक्टर। तो ऐसे ही चीजों के बारे में कहा जा रहा है कि व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त हो। जब व्यक्ति को ऐसी चीजें के लिए ऑथराइज कर दिया जाता है, सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि आप न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे, तो वो न्यायाधीश होता है। तो कोई भी व्यक्ति जो दांडिक यानी क्रिमिनल और सिविल मैटर में निर्णय देने के लिए सशक्त है और जो विधि द्वारा सशक्त किया गया है निर्णय देने के लिए, ऐसे व्यक्ति को, यानी विधि द्वारा जिसको पावर दी गई है कि क्रिमिनल और सिविल मामलों में निर्णय दे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? न्यायाधीश कहेंगे। इसी टर्म में यही परिभाषा है। आइए आगे चलते हैं। पहले विद्यार्थियों इसके एग्जाम्पल को देख लो आप। दृष्टांत इलस्ट्रेशन क्या कहता है? किसी आरोप के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, यानी अपने जुरिडिक्शन का प्रयोग करने वाला कोई मजिस्ट्रेट, जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास देने की शक्ति प्राप्त है, चाहे उसकी अपील होती हो या ना होती हो, न्यायाधीश है। देखिए वही बात यहां पर एक्सप्लेन कर दी गई है, उसी बात को याद रखिएगा। परीक्षाओं में ऐसे दृष्टांत आते हैं, ठीक है, कैसे दृष्टांत आते हैं कि मजिस्ट्रेट को आरोप के बारे में या किसी अन्य चीज के बारे में। तो ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी मजिस्ट्रेट है, जब वो न्यायालय में बैठता है, कार्रवाई करता है, तो वो न्यायाधीश की भूमिका ही निभाता है, तो वो न्यायाधीश के रूप में ही कार्य करता है, ठीक है ना। तो अगर उसे कारावास देने की या जुर्माना लगाने की शक्ति प्राप्त है तो वो कौन है? न्यायाधीश है। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, परीक्षा में आ भी सकता है। अब धारा 2 खंड 16 के बाद 17 में आ जाइए। 17 कहता है जीवन, लाइफ। लाइफ क्या है? जीवन क्या है कानून के हिसाब से, ठीक है ना। जो ऋषि मुनि हैं और तपस्वी हैं और बड़े कथावाचक हैं, उनकी परिभाषा को यहां नहीं रख रहे हम लोग अपने कानून की परिभाषा को रख रहे हैं। जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, यानी जब तक इस संदर्भ से उल्टा ना कहीं बात आए, तब तक किसी मानव के जीवन से अभिप्रेत है। ध्यान दीजिएगा, लाइफ मीन्स द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये क्या कहा जा रहा है कि जैसे मृत्यु हमने पढ़ी थी, मृत्यु से तात्पर्य मानव की मृत्यु से है, इसी प्रकार से जीवन से तात्पर्य मानव के जीवन से है, ह्यूमन बीइंग। तो याद रखिएगा कि जीवन की जब भी बात आएगी तो वो किस जीवन की बात है? मानव जीवन की बात है। इसको याद रखेंगे तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो धारा 2 खंड 17 में ये बात बता दी गई है। आइए आगे चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, धारा 2 खंड 18 क्या कहता है? स्थानीय विधि, लोकल लॉ। विधियां बहुत सारी हैं, स्थानीय विधि हैं, विशेष विधि हैं, ठीक है। स्थानीय विधि से क्या तात्पर्य है? विधि से अभिप्रेत है जो भारत के किसी विशिष्ट भाग को लागू हो।
किसी स्पेसिफिक एरिया को जो लागू की गई है, किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष उद्देश्य के लिए लागू की गई है, वो क्या है? वो कहलाती है स्थानीय विधि, लोकल लॉ, है ना। लोकल लॉज होते हैं, राज्यों के अलग अलग कानून होते हैं, जमीन संबंधी कानून होते हैं, भूमि संबंधी कानून होते हैं। तो वो राज्यों के अलग अलग किसी विषय के संदर्भ में कानून है, उन्हें हम कहते हैं स्थानीय विधि, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए स्थानीय विधि कहाँ परिभाषित है, तो धारा 2 खंड 18 में परिभाषित है। सिंपली रट लीजिए, एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। एक लिस्ट बना के रख लीजिएगा अपने कमरे पर, 2-4 बार पलटते रहिएगा, सब याद हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं। और फिर हम क्वेश्चन आपको करा देंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हो जाएंगी। आइए, धारा 2 खंड 19 क्या कहता है? पुरुष। पुरुष यानी मैन से क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि किसी भी आयु का मानव नर, ध्यान दीजिए, किसी भी आयु का मानव नर। एक्चुअली आपने अभी बालक पढ़ा था, बालक के संदर्भ में क्या कहा गया था कि 18 वर्ष, ध्यान होगा आपको, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग? बालक कहते हैं। और यहां पर कहा गया किसी भी आयु का मानव नर, है ना, मींस मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो जब आपसे पूछा जाए तो किसी भी आयु के मानव नर को हम क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। मानव नर शब्द है ना, मानव नारी नहीं कहा गया है, तो मानव नर है, किसी भी आयु को उसे हम कहते हैं पुरुष। ये कहां पर है? धारा 2 खंड 19 में है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? इसे देख लीजिएगा आप। चलिए, अब ये शब्द आपके सामने आए, इनका भी प्रयोग होता है। मास और वर्ष, जहां कहीं भी मास शब्द या वर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है, वहां यह समझा जाना है कि मास या वर्ष की गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। ग्रेगोरियन कैलेंडर ही हमारा चल रहा है, आप देखते हो, जनवरी शुरू होता है, दिसंबर में खत्म होता है। तो हम इसी आधार पर कानून की चीज़ों की गणना करेंगे। जो भी चीज़ होगी हमारी, वो इसी आधार पर होगी, हमारे उस शक संवत के आधार पर नहीं होगी, विक्रम संवत या गुप्त संवत के आधार पर नहीं होगी। जो भी चीज़ें होंगी वो किसके आधार पर होंगी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर डिसाइड की जाएंगी। तो ये भी याद रखना है कि जब भी मंथ की बात आए कानून में, या जब भी कभी ईयर की बात आएगी, तो वो किस कैलेंडर के आधार पर आएगी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर आएगी। बस इतना ही याद करना है इसमें, और कुछ खास बात नहीं है। आइए, अब आइए धारा 2 खंड 21, जंगम संपत्ति। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपको पढ़ना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा जा रहा है? जंगम संपत्ति के अंतर्गत भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। अब देखिए, ये उल्टी डिफिनीशन दे दी गई, ये सीधे ना दे करके उल्टा समझाने का प्रयास किया गया। जंगम संपत्ति को कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है चल संपत्ति, चल संपत्ति। अब ये क्या कह रहे हैं कि भूमि और वे चीजें जो भूबद्ध हों या भूबद्ध किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हों, भूबद्ध चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हों, क्या कहा जा रहा है? 3 कंडीशन है। यदि कोई भूमि की बात की जा रही है, भूबद्ध चीजों की बात की जा रही है, भूमि से जुड़ी हुई चीजों की, और भूबद्ध चीजें जो स्थायी रूप से जुड़ी हैं, जैसे जमीन में भूमि हो गई, भूमि से जुड़ी हुई दीवारें हो गई, और दीवारों से जुड़े हुए दरवाजे हो गए, है ना, कुंदे हो गए, छत हो गई, इन सब की बात हो रही है। यानी जो भूमि और भूमि से जुड़ी हुई चीजें हैं उनके बारे में बात हो रही है। क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, जकड़ी हुई हैं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति आती है। यानी इतनी संपत्तियों, इन चीजों को छोड़कर जो बचा है शेष, उसे कहेंगे जंगम संपत्ति, जंगम या चल संपत्ति। कौन सी संपत्ति? चल संपत्ति। अब जैसे कार है, हम कार की बात करें तो कार क्या हो गई? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। साइकिल की बात करें तो साइकिल क्या हो गई? ये मूवेबल प्रॉपर्टी है
है ना। तो जो चीजें एक स्थान से, कुर्सी क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी है, मेज क्या हो गई, मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी जिन्हें हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं वो क्या हो गई, जंगम संपत्ति। लेकिन जंगम को डिफाइन कैसे किया गया, जो भूमि भूबद्ध या भूबद्ध चीजों से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को छोड़ करके जो जो कुछ भी है वो सब क्या हो जाएगा, जंगम संपत्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब हम चोरी की परिभाषा पढ़ेंगे तो चोरी की परिभाषा में इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। चोरी हमेशा जंगम संपत्ति की ही होती है, चोरी कभी स्थायी संपत्ति या स्थावर संपत्ति की नहीं होती। चोरी हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। इसलिए चोरी में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है और हम इसे पढ़ेंगे आने वाले समय में, ठीक है ना। तो चोरी की परिभाषा में ही कहा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी जंगम संपत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से उसके स्वामी या कब्जा धारक की सहमति के बिना किसी स्थान से ले जाता है, छिपाता है या हटाता है, तो उसके द्वारा किए गए इस अपराध को चोरी कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे, जंगम संपत्ति वहां पर हमारे सामने फिर से एक बार आएगी और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि जंगम संपत्ति कहां पर है, तो धारा 2 खंड 21 में है। जंगम संपत्ति के अंतर्गत कौन सी चीजें नहीं आती हैं, तो भूमि नहीं आती है, भूबद्ध चीजें नहीं आती हैं, भूबद्ध चीजें नहीं आती हैं, और भूमि से जुड़ी हुई स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें नहीं आती हैं। नहीं पूछा जाएगा तो ये नहीं आती। आता क्या है, इसको छोड़कर सब कुछ आता है, ठीक है। तो इस तरह से दिमाग में रखेंगे तो बेहतर आंसर हम लोग दे पाएंगे। आइए, धारा 2 खंड 22 में कहा गया है वचन नंबर, वचन नंबर के बारे में। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन के द्योतक शब्दों में बहुवचन सम्मिलित होता है और बहुवचन के द्योतक शब्दों में एक वचन सम्मिलित होता है। सिंपल है, आप ऐसे बस जान जाइए कि सिंगुलर और प्लूरल की बात है कि जहां एक आदमी के लिए बात कर रहे हैं वहां 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी की भी बात हो सकती है। यहाँ जहां 10 आदमियों की बात कर रहे हैं वहां एक आदमी की भी चर्चा हम कर सकते हैं। तो वचन को सिर्फ इतना ही जानिए कि इसमें सिंगल एक वचन और बहुवचन दोनों की बात हो सकती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सीक्वेंस में था इसलिए बता दिया। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, शपथ, ओथ। कानून में अक्सर होता है कि आप देखते हो शपथ पत्र पर लिखना है, शपथ देना है ना। गीता की शपथ लेते हैं, बाइबल की शपथ लेते हैं, कुरान की लेते हैं, तो ये शपथ इंपॉर्टेंट है। क्या है शपथ, ध्यान दीजिएगा। के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग में किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो आती है। यानी शपथ को अगर हम देखें स्पेशली तो क्या है, उन्होंने कहा शपथ से तात्पर्य किन बातों से है उनको देखिएगा। कहा गया कि शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा, यानी हम कोई चीज घोषणा कर रहे हैं, हम कोई बात कह रहे हैं जिसका कि किसी लोक सेवक के समक्ष, यानी किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर हम ये बात कह रहे हैं एक पार्ट, या किसी न्यायालय में, किसी कोर्ट में हम इस बात को कह रहे हैं, या अन्यथा एनीवेयर हम कहीं और इस बात को कह रहे हैं, जहां पर क्या कहा जा रहा है, जहां पर इसका उपयोग विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो, यानी जहां पर कानूनी दृष्टि से इसका इंपॉर्टेंस हो, ऐसे जगह पर अगर हम किसी बात की घोषणा करते हैं, कहते हैं, और चाहे वो स्थान लोक सेवक के सामने हो या न्यायालय के समक्ष हो या किसी अन्य स्थान पर हो जहां कानूनी रूप से हमें कहने के लिए कहा जा रहा है, तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं, शपथ। तो शपथ का मतलब क्लियर हुआ होगा आपको। तो ये धारा 2 खंड 23 है, इसे याद कर लीजिएगा। आज की आखिरी धारा है धारा 2 खंड 24 अपराध। अब इसमें धारा 2 खंड 24 में अपराध बताया गया। अपराध का मतलब क्या है कि उपखंड ए और उपखंड बी में उल्लिखित अध्यायों धाराओं से सिवाय अपराध शब्द से संहिता में दंडनीय कहेगी कोई बात अविपरीत है। इसको बहुत ज्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया और हमने इसे टू द पॉइंट बनाने का प्रयास किया गया। क्या कहा गया कि अपराध को समझिए क्या है, किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना, किसी विधि विरुद्ध कार्य का किया जाना अपराध कहलाता है, इफ एनीथिंग इज अगेंस्ट टू द लॉ इज अ क्राइम और ऑफेंस। अगर कुछ भी विधि के विरुद्ध है तो वो क्या कहलाएगा, वो अपराध कहलाएगा। अब देखिए, अपराध को 2 तरह से कर सकते हैं। अपराध के लिए क्या कहा गया, विधि विरुद्ध कार्य को हम 2 तरह से कर सकते हैं।
कार्य को करके करके या कार्य को ना करके दो मेथड्स हो सकते हैं। अगर हम इलीगल एक्ट की बात करें तो हम कोई काम कर दें, हो सकता है वो इलीगल हो जाए, और कोई काम हम ना करें तब भी इलीगल हो जाए। तो उसको ध्यान देना होगा। पहली कंडीशन क्या है कि जब, पहले वाले में ध्यान दीजिएगा, जब विधि किसी कार्य को ना करने के लिए कहे और कोई उसी कार्य को करे। जब कानून किसी कार्य को नहीं करने के लिए कह रहा है, मना कर रहा है, कानून मना कर रहा है कि कार्य नहीं करना है, किसी को गोली नहीं मारनी है, किसी का गला नहीं काटना है, किसी की संपत्ति नहीं छीनना है, किसी को गाली नहीं देना है, कानून कह रहा है। जब विधि किसी कार्य को ना करने के लिए कहे और कोई व्यक्ति वही कार्य करे तो ये विधि विरुद्ध हो गया, और विधि विरुद्ध हुआ तो अपराध हो गया। ठीक है। तो विधि जब किसी कार्य को मना करती है और कोई व्यक्ति वही कार्य करता है तो उसे कहा जाता है कि वह विधि विरुद्ध कार्य करता है, और विधि विरुद्ध कार्य क्या है? अपराध है। तो वो कहीं ना कहीं परिभाषित होगा। दूसरी बात क्या कही जा रही है? जब विधि किसी कार्य को करने के लिए कहे और कोई व्यक्ति उसी कार्य को ना करे, यानी एक बार जो है वो कार्य को जब मना किया गया तो वो कर रहा है, एक बार जब कहा गया करो तो नहीं कर रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। जब विधि किसी कार्य को करने के लिए कहे और कोई व्यक्ति वही कार्य ना करे तो इसे भी तो विधि विरुद्ध मानेंगे। विधि कहती है कि आप हेलमेट लगाइए, आप हेलमेट नहीं लगाते। विधि कहती है कि दारू पी के, शराब पी के, नशा करके गाड़ी ना चलाएं, आप वही कार्य कर रहे हैं। तो विधि तो मना कर रही है ना मेरे भाई, यहां पर ध्यान देना है। तो ये कार्य को करके भी और कार्य को ना करके भी विधि विरुद्ध कार्य हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसे हम क्या कहेंगे? अपराध। तो आज मैंने आपको धारा 2 खंड 24 तक एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करते हैं कल धारा 2 के बाकी के खंड कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम अंदर प्रवेश करेंगे। धारा 3 से शुरुआत करेंगे। जहां जहां इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं सारे सेक्शंस को देखेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़नी है आपको, अनावश्यक नहीं पढ़ना है आपको। ना वकील बनना है, ना अधिवक्ता बनना है ना, ना जज बनना है आपको। सिंपली दरोगा बनना है। ना आपको बहुत बड़ा विशेषज्ञ बनना है, आपको वो चीज़ें जाननी है जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। बाकी ट्रेनिंग में और जीवन में आप सीख जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है अभी हमारे वर्तमान में हमारे एप्लीकेशन पर, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जो बच्चे उससे जुड़ना चाहते हैं वहाँ जुड़ सकते हैं। 20 तारीख से उसकी प्रॉपर क्लासेज आ जाएंगी। एक सिस्टमेटिक मैनर में उनको पढ़ने को सब मिल जाएगा। अभी कुछ दिन तक अभी चल रहा है, एक प्रोग्राम को सेट करके उनकी प्रॉपर क्लासेज आएंगी। पीडीएफ मैटर्स होंगे। हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है जहां डेली करंट अफेयर आता है, आप वहां से जुड़ सकते हैं। 10 क्वेश्चन पर डे आते हैं, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। खेल खेल में भी हम बहुत तैयारी कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन की फ्री मटेरियल में भी बहुत ढेर सारी चीज़ें पड़ी हैं, बहुत सारा वन लाइनर पढ़ा है, बहुत सारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं, आप वहाँ भी सर्च कर सकते हैं। अपनी तैयारी बनाए रखिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 45,000 वैकेंसी के बारे में कहा है कि यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है और शायद 21 तारीख तक आ जाएगी, ऐसी भी चर्चा हो रही है। उसके लिए भी तैयार रहिए जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं। जब दरोगा की तैयारी आप करते हैं तो सिपाही और ऐसे नीचे के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी तैयारी हो जाती है। एक बड़े कोर्स को तैयार कर लेने पर छोटी तैयारियां अपने आप हो जाती हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा बताई गई बातें आप तक पहुंच रही होंगी। समझ में आ रहा है तो ज़रूर जवाब लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए। अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम होती है, उसे भी लिखिए। मैं आने वाले समय में कभी भी उसका अवसर निकाल करके उसे समझा दूंगा, या हो सकता है आपके जवाब में ही आपको जवाब मिल जाए कि क्या आपने पूछा था, क्या होना चाहिए। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत तैयारी करिए, जीवन पथ पर आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।